तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। सबसे पहले सबसे तेज एग्जाम एनालिसिस। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ चुके हैं। जो गद्यांश है वो आज वन्य जीवों के ऊपर गद्यांश आया था तो उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। लगभग 10 से 12 मिनट में आपको हम पूरा एग्जाम एनालिसिस एक साथ में करा देने वाले हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और पूरे एग्जाम के बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी और उसके आधार पर आप आगे अपने एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस करंट अफेयर के बारे में, उसके बाद में मैथ, उसके बाद में हिंदी, फिर रीजनिंग के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आखिरी दिन तक हम आपका एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से करवाने वाले हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं जीके जीएस करंट अफेयर और साइंस से। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर दो तरह के प्रश्न निकल करके आए हैं। कुछ लोगों ने भेजा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है और कुछ लोगों ने भेजा है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है। तो दोनों के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। अगर आपसे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह आपकी सिंधु नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता। अगर आपसे पूछा गया कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा शहर जो है वो आपका रावी नदी के किनारे है। याद रखना, जो भी प्रश्न पूछा गया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हड़प्पा शहर अगर पूछा गया है तो पक्का आगे एग्जाम में आपसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारी जानकारी आपको दे देते हैं, जिससे आगे यहां से प्रश्न बने तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया है। ठीक है, ये आपका हड़प्पा सभ्यता संबंधी पहला फैक्ट हो गया। अगला है, प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को ही प्रथम नगरीकरण की सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो तीनों नाम जो है वही आपके हड़प्पा सभ्यता के ये तीनों नाम हो गए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हड़प्पा शहर, तो हड़प्पा शहर जो है वो आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। ये आपके 4-5 फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गए जो आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, यानी किस खेल से संबंधित है अंजुम चोपड़ा। तो ये एक क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेट से संबंधित है अंजुम चोपड़ा। चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए। अंजुम चोपड़ा की बात करें, इनका जन्म 20 मई 1977 को हुआ था। भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है। तो पहले ये कप्तान भी रह चुकी हैं। क्रिकेट से इनका संबंध है अंजुम चोपड़ा का। अब आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, जो एकमात्र गोल्ड मेडल इस बार हमको मिला था। ठीक है, अब जिस दिन इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, उसी दिन को भारत सरकार के द्वारा भाला फेंक दिवस घोषित कर दिया गया है और भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये स्टैटिक जीके भी आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न बार-बार रिपीट हो रहा है। जो लोग लगातार एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये प्रश्न कितनी बार हमने आपके एग्जाम एनालिसिस में कराया है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से है। लगातार पिछले 2 दिनों से लगातार हम इस प्रश्न के बारे में आपको बताते आ रहे हैं। इसलिए आपसे कहते हैं कि हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखिए, काफ़ी सारे प्रश्न डायरेक्ट वैसे के वैसे ही पूछे जा रहे हैं। तो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है रुक्मणी देवी अरुणडेल। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। देखिए, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की भी स्थापना की। तो भरतनाट्यम से ये संबंधित हैं और भरतनाट्यम को आगे बढ़ाने के लिए मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की, इन्होंने की, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। इन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कल यही प्रश्न पूछा गया था, इन्हें पद्म भूषण कब मिला था, तो 1956 में इन्हें पद्म भूषण मिला था और राज्यसभा का सदस्य भी इनको 1956 में दोबारा जो है बनाया गया था। और भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखना भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ये भी लगातार पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, राजा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित हैं, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है राजा श्रीधर। तो आज 2 प्रश्न आपके नृत्य के आए हुए हैं। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी आपको बता दें। तो राजा श्रीधर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है। तो ये भी आपको याद रखना, क्योंकि राजा श्रीधर के बारे में आज यहाँ से प्रश्न बना है तो कल इनका पुरस्कार पूछा जा सकता है। तो इन्हें वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए, भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, तो तमिलनाडु में मंदिर नर्तकियों यानी देवदासियों के द्वारा एकल नृत्य सदिर में देखा जा सकता है। यानी कि जो देवदासियां हैं वो इस नृत्य को करती हैं और इसी भरतनाट्यम का ही दूसरा नाम सदिर है। ये भी आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आज क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न जनगणना से पूछा है, सेंसेक्स से। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम था। अब सबसे कम पूछा गया है तो सारी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि आगे किस तरह के प्रश्न बनेंगे लिंगानुपात से वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार हमें पता चलता है कि केरल जो है 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ देश में उच्चतम लिंगानुपात का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में है, जहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। वहीं अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 877 महिलाओं के साथ सबसे कम लिंगानुपात रखता है। तो सबसे कम लिंगानुपात किसका हो गया? हरियाणा का। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 877 ही महिलाएं हैं। अब यहाँ पर आगे प्रश्न बनेगा केंद्र शासित प्रदेशों से। तो देखिए, उच्चतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी जो है वो उच्चतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो आपका दमन और दीप है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, आगे यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? साइंस का यह प्रश्न है। तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए, ठोस से गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगर इसका उल्टा बात करें, यानी गैस से ठोस में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो इस परिवर्तन को हम निक्षेप कहते हैं। ठीक है, निक्षेपण कहते हैं। ये दोनों याद रखना है। आज आपसे पूछा कि ठोस से गैस में परिवर्तन, तो हो सकता है कल आपसे पूछे कि गैस से ठोस में परिवर्तन, तो उसे हम निक्षेप कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कपूर के सीधे गैस में बदलने को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर को कहीं रख दीजिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे भाई कपूर तो गायब हो गया। तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कथक जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए इस लोक नृत्य के बारे में। तो कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के 8 प्रमुख नृत्यों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द कथा से आया है, जिसका अर्थ होता है कहानी। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है, कथक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है कहानी। और पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो कथक नृत्य से संबंधित हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ये बार-बार रिपीट होने वाला प्रश्न, ये लगातार तीसरी बार प्रश्न रिपीट हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो रतन टाटा जी को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न भी हम 2 से 3 बार करा चुके हैं। ठीक है, तो रिपीटेड प्रश्न काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो रतन टाटा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। करंट अफेयर का यह प्रश्न है, 19 अगस्त को महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने रतन टाटा के आवास पर पहुंच करके उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया। तो कब मिला इन्हें? 19 अगस्त को यह अवार्ड मिला था। चलिए अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से पूछा गया है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बड़ा ही लेट, मतलब एक तरह से कहते हैं फेमस प्रश्न है। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। लगभग सबको ही पता होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देते हैं। देखिए, तो साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। तो भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन को देखने के लिए 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। गठन 1927 को किया और भारत में 1928 में आया था। इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन जो हैं वो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वाद्य यंत्र से भी आपका प्रश्न पूछा गया है। तो ये एक सितार वादक हैं। सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है पंडित रविशंकर। देखिए, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, क्योंकि आगे प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। वे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध जो है प्रतिपादक बन गए। तो काफ़ी फेमस हैं ये सितार वादक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको रविशंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना। आगे प्रश्न बनेगा कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। अब ऐसा देखा गया है कि जिस भी संगीतकार के बारे में या फिर नर्तक के बारे में या वाद्य यंत्र के बारे में पूछा जाता है, तो उनके पुरस्कारों को अगले शिफ्ट में पूछा जाता है। तो याद रखना, पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न दिया गया था और श्रीधर को 2018 में जो है ज्ञानपीठ दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से पूछा है, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना किस अनुच्छेद में बताया गया है मौलिक कर्तव्य के? तो अनुच्छेद 51A में इसके बारे में बताया गया है कि इन सब का हमें आदर करना है।
देखिए, भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। इन कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए के तहत सूचीबद्ध किया गया है। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये आर्टिकल 51 ए में बताया गया है। चलिए, तो ये आपका जीके जीएस करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि मैथ्स में आज किस तरह के प्रश्न देखने को मिले हैं, कौन-कौन से टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले हैं, आइए देख लेते हैं। तो एक प्रश्न आपका पूछा गया था, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 48 और 64 सेंटीमीटर है। आपको इसका परिमाप बताना था। आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके बाद में बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से 4 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन ब्रॉड मास के हैं। सीआई एसआई से 2 प्रश्न आए, यानी कि एक सीआई से और एक एसआई से। एलसीएम एचसीएफ से मात्र 1 प्रश्न आया है। डेसिमल फ्रैक्शन से भी आपका 1 प्रश्न पूछा गया है। 2 प्रश्न आपके एवरेज यानी औसत से पूछे हैं। टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। डिस्काउंट का 1 प्रश्न है। 1 प्रश्न आपका ट्रेन का है। 2 प्रश्न परसेंटेज से पूछे हैं और एज यानी आयु से आपके 1 प्रश्न पूछा गया है। चलिए, बात करते हैं रीजनिंग में क्या परिवर्तन है, तो कोई खास परिवर्तन नहीं है। डाइस से इस शिफ्ट में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। वहीं कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो 4 प्रश्न लगभग कोडिंग डिकोडिंग से आपके पूछे गए हैं। 2 प्रश्न सीरीज से पूछे हैं। घटती संक्रियाओं के 2 प्रश्न, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें एक तो आपका गोले में 7 लोगों को बिठा करके प्रश्न पूछा गया था और एक मेज पर 6 लोगों को उत्तर की ओर मुंह करके बिठा करके ये प्रश्न पूछा गया था। तो 2 प्रश्न आपके सिटिंग अरेंजमेंट के आए हैं। वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों से एक एक प्रश्न आए, यानी कि 2 प्रश्न आपके वाटर और मिरर से आए हैं। ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न हैं। कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न, 1 प्रश्न आपका वेन डायग्राम का है, ठीक है। उसके बाद में एम्बेडेड फिगर, छिपी आकृति से 1 प्रश्न पूछा गया है। पेपर कटिंग फोल्डिंग के 2 प्रश्न, लेटर कोडिंग का 1 प्रश्न, डायरेक्शन से 1 प्रश्न और 1 प्रश्न आपका क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। तो ये आपकी रीजनिंग हो गई। बात करते हैं हिंदी की, तो देखिए, हिंदी में पर्यायवाची से 2 से 3 प्रश्न जो है वो पर्यायवाची के हैं। एक प्रश्न आया था, संतोष रमेश का डैश है में भाववाचक संज्ञा आपको बताना था। तो ये आप इनका मित्र हो जाएगा और मित्रता जो है वो एक भाववाचक संज्ञा होती है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द की बात करते हैं तो 2 आपके विलोम शब्द पूछे गए हैं। पैराग्राफ से सीधे-सीधे 5 प्रश्न पूछे हैं और वन्य जीवों से संबंधित यह पैराग्राफ था। सिंपल था, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। तत्सम तद्भव से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें त्वम का पूछा गया था। त्वम का तद्भव क्या होगा, तो त्वम का तद्भव तुम होता है, ठीक है। मुहावरे से 3 प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्दों से 2 प्रश्न, वाक्य शुद्धि से 2 प्रश्न, लोकोक्ति का 1 प्रश्न, वर्तनी शुद्धि से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपका आज एग्जाम आया हुआ था। भाई, वीडियो पसंद आ गई तो अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सभी मित्रों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। एकदम लास्ट तक हम आपका एग्जाम एनालिसिस हर शिफ्ट का लेकर के आने वाले हैं। जैसे ही सेकंड शिफ्ट छूटती है तो सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस तुरंत लेकर के आएंगे, बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिलेगा एसएससी जीडी के लिए फ्री में स्टडी मटेरियल, जिसमें नीतू मैम की इंग्लिश वाली बुक आपको मिल जाएगी, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, आदित्य रंजन सर, आदित्य पटेल सर की फॉर्मूला बुक मिल जाएगी, एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल वगैरह के प्रीवियस जो पेपर अभी लेटेस्ट में हुए हैं वो सब वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हैं। उनको जाकर के आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए, मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।